13 अक्टूबर साल 1972 फ्लाइट 571 कोलोराडो की पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रही थी। इस फ्लाइट में 45 लोग सवार थे। सभी मुसाफिर मौज मस्ती में थे, हंसते मुस्कुराते। लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि कुछ ही देर के बाद एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कई लोगों की जिंदगियों को बहा कर ले जाएगा। ये फ्लाइट अपनी मंजिल के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन इसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आता है कि ये 71 दिनों तक गायब हो जाती है। और 71 दिनों के बाद पता चलता है कि इस फ्लाइट में जो 45 लोग सवार थे उनमें से 16 अभी भी जिंदा है। क्या हुआ होगा इन लोगों के साथ? ये क्या खाते रहे, क्या पीते रहे, और इन बर्फीली पहाड़ियों में ये 72 दिनों तक जिंदा कैसे बचे रहे? और जब इन्हें रेस्क्यू किया गया उस वक्त इनकी हालत क्या थी? आइए इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्लाइट 13 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के यूराग्वे देश से सैंटियागो के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट में जो 45 लोग सवार थे उनमें से कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स थे और बाकी उनके फैमिली मेंबर्स और दोस्त थे। और यूराग्वे और सैंटियागो के दरमियान आती हैं एंडीज की पहाड़ियाँ। ये यूराग्वे से काफी दूर हैं लेकिन सैंटियागो के काफी करीब हो जाती है। इस एंडीज माउंटेन रेंज की लंबाई और ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इन्हें दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची पहाड़ियाँ माना जाता है। टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद ये फ्लाइट एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर से गुजर रही थी और अचानक से पहाड़ियों में तूफान आ जाता है। जहाज की चारों तरफ बादल ही बादल हो जाते हैं और पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्लेन में बैठे सभी मुसाफिर खौफजदा हो गए और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद ये बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगते हैं और पायलट को सामने दिखाई देता है कि कोई बड़ा सा पहाड़ धीरे धीरे करीब आता जा रहा है और ये जहाज पहाड़ी के इतना करीब पहुंच चुका था कि इसे यहाँ से निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पायलट भरपूर कोशिश करते हैं जहाज को पहाड़ी के ऊपर से निकालने की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहती हैं। ये जहाज पहाड़ी के ऊपर से निकलने ही वाला था कि पीछे का हिस्सा पहाड़ी के साथ जाकर टकरा जाता। यह टकराव काफी भयानक था। जहाज का पीछे का हिस्सा और एक विंग भी टूट जाता है और 3 लोगों की जानें भी साथ में ले जाता है। इसके बाद भी कुछ ही देर तक जहाज उड़ता रहता है और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा था एक बार फिर से पहाड़ी के साथ जाकर टकरा जाता है। जहाज का दूसरा विंग भी टूट जाता है और कई और लोगों की जानें भी साथ में ले जाता है। अब सिर्फ सेंटर का हिस्सा बचा था और इसमें जो लोग सवार थे वो मौत के खौफ से चीखें मार रहे थे और उन्हें अपनी जिंदगी कुछ सेकंड की लगने लगी थी। जहाज का तीसरा हिस्सा पहाड़ी के साथ सीधा टकराने के बजाय एक ग्लेशियर में गिर जाता है। कुछ ही देर तक ये जहाज ग्लेशियर में चलता रहता है और कई फीट नीचे जाकर सीधा टकरा जाता है। इसमें जो लोग बचे थे वो बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इस भयानक टकराव के बाद 33 लोग अभी भी जिंदा थे। सही सलामत नहीं थे लेकिन किसी न किसी तरीके से इनकी जान बच जाती है। ये अपने रास्ते से इतना भटक चुके थे कि दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था और ना ही कोई मदद करने वाला था। ये सभी लोग एक एक सांस लेने के लिए लड़ रहे थे लेकिन इन्हें पता नहीं था कि आने वाला वक्त इनके लिए मजीद दर्दनाक बनता जाएगा। इस हादसे के कुछ ही घंटे बाद एक जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है इन पैसेंजर्स को ढूंढने के लिए। रेस्क्यू टीम को इन्हें तलाश करते करते दिन से रात हो गई थी लेकिन अभी तक इनका कोई भी अता पता नहीं था। एक रात तक इन पैसेंजर्स को बर्फीली पहाड़ियों में ठंड का सामना करना पड़ता है और सुबह होते ही पता चलता है कि 6 लोग और भी मर चुके हैं। ये ठंड इतनी ज्यादा थी कि इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इन 6 लोगों की मौत हो जाती है। अब बचे थे सिर्फ 27 लोग। हादसे के दूसरे दिन एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन के लिए 11 हवाई जहाजों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन पैसेंजर को ढूंढने में आसानी हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जहाज का कलर व्हाइट था और इसी वजह से बर्फीली पहाड़ियों में इस जहाज को ढूंढना बहुत मुश्किल था। ये जहाज इतनी गहराई में गिरा था कि नीचे वाले लोग ऊपर उड़ते जहाजों को तो देख सकते थे लेकिन ऊपर से रेस्क्यू टीम इन्हें नहीं देख सकती थी। और अफसोस की बात ये थी कि इनके पास कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे और रेस्क्यू टीम इनकी खोज करते करते इनके ऊपर से गुजर जाती है। ये सभी पैसेंजर भाग उठते हैं और हाथ ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं लेकिन रेस्क्यू टीम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता।
फिर ये लिपस्टिक की मदद से जहाज के ऊपर कुछ बड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं थी। फिर इन्होंने सोचा कि सूटकेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बनाया जाए, ताकि ऊपर से कोई भी जहाज गुजरने लगे तो उसे नजर आ जाए और उसे पता चल सके कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन ये तरीका भी पूरी तरह से नाकाम रहता है। इस हादसे को 8 दिन गुजर चुके थे और एक और पैसेंजर की भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ 26 लोग बचे थे। 8 दिन लगातार सर्च के बाद रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती है। इन्होंने हर वो जगह छान मारी थी जहां इस प्लेन के होने की उम्मीद थी, लेकिन इस प्लेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। इन्होंने सोचा कि हादसे को 8 दिन बीत चुके हैं, वैसे भी अभी तक कौन जिंदा बचा होगा, और इसी वजह से इस ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया जाता है। कई दिन कई रातें और बीत जाती हैं और इन पैसेंजर को एक टूटा हुआ रेडियो मिलता है। ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको चलाया जाए और इनका ये आइडिया काम कर जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक और भी थी। इस रेडियो की मदद से पैगाम सुना तो जा सकता था, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी पैगाम भेजा नहीं जा सकता था। इस रेडियो का ऑन होना इनके लिए खुशी के बजाय मजीद टेंशन का सबब बनता है। रेडियो के ऑन होते ही इन्हें पता चलता है कि पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। ये खुशी दोबारा से आंसू में बदल जाती है और इन्हें लगता है कि अब हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं पहुंच सकता, और खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका था। भूख प्यास की वजह से कई लोग बीमार पड़ चुके थे और ना तो कोई मदद करने वाला था और ना ही किसी को पैगाम भेजा जा सकता था। कई दिनों तक इन्होंने बगैर पानी बगैर रोटी के जिंदा रहने की कोशिश की, लेकिन अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। अब इन्होंने वो फैसला किया जो अब सुनने के बाद यकीन ही नहीं कर पाओगे। इन्होंने कहा कि अब जिंदा रहना है तो साथ में मरे हुए लोगों का गोश्त खाना होगा। इनके लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि साथ में जो मरे हुए लोग थे वो सभी फैमिली मेंबर्स और दोस्त थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन बचा था। ये आंखें बंद करके इस बात पर एग्री हो जाते हैं और मजबूरन इन्हें ये फैसला लेना पड़ता है। कई दिनों तक ये ऐसे ही सरवाइव करते रहते हैं और अब इनके पास ये खाना भी खत्म होने लगा था। इस हादसे को 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका था और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे थे। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे और इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना पैदल चल के बाहर की तरफ रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन जहाँ पर ये जहाज क्रैश हुआ था, इसके आसपास कई मीलों तक ना तो इंसान दिखते थे और ना ही इंसानों की कोई खबर थी। लेकिन इन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो मरना ही है, तो क्यों ना जान को बचाने की कोशिश करें। इसी सोच में ये 3 पैसेंजर पैदल निकल पड़ते हैं। कई दिनों तक ये चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जहाज पहली बार टकराया था। इन्हें दिखता है कि जहाज का पीछे का हिस्सा टूटा हुआ पड़ा है। यहाँ पर पहुँचने के बाद इन्हें कुछ खाना भी मिलता है और एक रेडियो भी। ये एक ऐसा रेडियो था जिसकी मदद से पैगाम भेजा भी जा सकता था और रिसीव भी किया जा सकता था। लेकिन चेक करने के बाद पता चलता है कि ये रेडियो काम नहीं कर रहा। कई दिनों तक ये इसे चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। अब सिर्फ वक्त जाया करने वाली बात थी और कुछ भी हासिल होने वाला नहीं था। ये कहते हैं कि आगे की तरफ कदम बढ़ाया जाए। कई दिनों तक ये ऐसे चलते चलते रहते हैं और रास्ते में सब पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी और ये मुकम्मल तौर पर चढ़ाई का रास्ता था। क्योंकि जहाज बहुत गहराई में गिरा था, इसीलिए इनको ऊपर की तरफ ट्रैवल करना था। ये रास्ता काफी मुश्किल था और बर्फीली पहाड़ियों में चलते चलते जब रात होती थी तो ये एक दूसरे के साथ साथ मिलकर सोते थे ताकि ठंड का कम सामना करना पड़े। कई दिनों तक ट्रैवल करने के बाद जब ये पहाड़ी की एंड तक पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये रास्ता बहुत गलत है। दूर दूर तक सब पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं और किसी गांव या बस्ती का कोई नामो निशान ही नहीं है। और जो खाना साथ में लेकर चले थे वो भी खत्म होने वाला था। इनमें से एक सर्वाइवर हार मान लेता है और कहता है कि मुझे वापस जाना है, मैं मजीद ट्रैवल नहीं कर सकता। ये फौरन वापसी का रास्ता लेता है और 2 साथियों को कहता है कि तुम आगे की तरफ बढ़ो। ये 2 सर्वाइवर फिर भी हार नहीं मानते और इन्हें लगता है कि कुछ और किलोमीटर चलने के बाद हम इंसानों की मदद ढूंढ पाएंगे। फिर कई दिनों तक ये चलते रहते हैं और इन्हें एक पानी की नदी बहती हुई दिखाई देती है। कई दिनों की प्यास झीलने के बाद इनके लिए ये दिन खुशी का दिन साबित होता है और ये जी भर के पानी पीते हैं। कुछ ही देर के लिए इन्हें सुकून मिलता है और फिर ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इसी नदी को पकड़कर चलें। ये पानी कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। इस नदी के साथ चलते चलते कई दिनों के बाद इन्हें एक गाय दिखाई देती है। ये इस गाय को देखकर खुश हो जाते हैं और इन्हें लगता है कि यहाँ पर इंसानों का बसेरा जरूर होगा। ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक घोड़ा और एक आदमी दिखाई देता है।
ये उस आदमी की तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन पानी की आवाज इतनी ज्यादा थी कि घोड़े वाले आदमी को कुछ सुनाई नहीं देता था। ये इशारे से कहता है कि मैं कल वापस आऊंगा। एक दिन तक फिर इन्हें इंतजार करना पड़ता है। दूसरे दिन ये आदमी 2 और लोगों को भी साथ में लाता है और एक पेपर और पेंसिल भी। ये इस पेपर और पेंसिल को एक छोटे से पत्थर के साथ बांधकर इन सर्वाइवर की तरफ फेंकता है और इन्हें कहता है कि जो भी आपको बोलना है इसमें लिखो। ये सर्वाइवर लिखते हैं कि हम यूरुग्वे देश से आए हैं, हमें सैंटियागो जाना था और हमारा प्लेन पहाड़ियों में क्रैश हो गया है। हमारे काफी सारे साथी मर चुके हैं, हम कई दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं और हमसे मजीद चला नहीं जा रहा, प्लीज हमारी मदद करें। ये लिखकर ये इस संदेशे को वापस फेंकते हैं और नदी की दूसरी तरफ मौजूद किसान इसे पढ़कर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद इन्हें याद आता है कि हाँ, हमने सुना तो था कि करीब 2 महीने पहले कोई प्लेन क्रैश हुआ है। ये सुनने के बाद ये किसान तेज स्पीड से मगरिब की तरफ दौड़ने लगते हैं। हालांकि ये किसान घोड़ों पर थे और फिर भी इन्हें करीब की बस्ती तक पहुंचने में 10 घंटे लग जाते हैं। यानी अभी भी इंसानों की बस्ती से ये सर्वाइवर कितने दूर थे, और अगर इन्हें पैदल चलना पड़ता तो शायद इन्हें कई दिन और भी लग जाते इंसानों की बस्ती तक पहुंचने में। ये किसान करीब की बस्ती में पहुंचते ही देश की आर्मी तक ये खबर पहुंचा देते हैं और एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर के जरिए नदी की दूसरी तरफ पहुंचते हैं और इन सर्वाइवर को रेस्क्यू कर लिया जाता है और ये कहते हैं कि पीछे हमारे और साथी भी मौजूद हैं। जिस रास्ते से ये पैदल चल के आए थे उसी रास्ते से ये रेस्क्यू टीम को साथ ले जाते हैं और 22 दिसंबर 1972 को ये फाइनली इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये जहाज और पैसेंजर मौजूद थे। यहाँ पर 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इनकी हालत बहुत बुरी थी। इस हादसे को 72 दिन बीत चुके थे। ये खबर दुनिया भर में फैल जाती है और सलाम पेश किया जाता है इन 2 सर्वाइवर्स को जिनके नाम थे कैनेसा और प्राडो। इन मुसाफिरों की दर्दनाक कहानी कोशिश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है कि अगर आप हार नहीं मानोगे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हो। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को